राइट। तो कोर्ट हैज द पावर टू इशू एन इंजंक्शन टू प्रोहिबिट अ चाइल्ड फ्रॉम बीइंग परफॉर्म। तो कोर्ट के पास पावर है कि वो शादी को होने रोक सकता है, लेकिन अगर हो गया तो वो उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता है। कहता है मैरिज इज परफॉर्म बिटवीन बीइंग परफॉर्म नहीं है, परफॉर्म हो चुका है। A marriage is performed between Yogesh and Rashi. Yogesh is 14 years of age and Rashi 17 years of age. कहता है Ravi, a public spirited person, filed a suit to declare said marriage void. Is the marriage maintainable? Or is the suit maintainable? कहता है क्या ये सूट मेंटेनेबल है? दो माइनर लोगों ने शादी कर ली, ठीक है। रवि नाम का एक आदमी है, पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, जो कि समाज का भला चाहता है, उसने केस कर दिया। तो क्या ये केस मेंटेनेबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार शादी हो गया तो अब इसमें प्रिविटी ऑफ ट्रस्ट लगेगा। अ स्ट्रेंजर कैन नॉट इंटरफेयर, सिर्फ पार्टीज के बीच का राइट। और चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिटेड है शादी होने पहले तक। अगर एक बार हो गया तो वो शायद क्या है, वैलिड है, काइंड ऑफ, जिसको लोग बोलते हैं वॉइड है। हाँ, इट शैल बी डिक्लेयर ऑन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी व्हेन दे शैल अटेन एज ऑफ मेजॉरिटी। जब 18 साल की लड़की होगी, शी विल बी डिसाइडिंग कि उसको इस पति के साथ रहना है या नहीं रहना है। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज व्हाट द लॉ इज। तो जब साफ साफ लिखा हुआ ही आपको फंसाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन में आप फंसेंगे जहां पे कि प्रिंसिपल का मतलब आप समझने में जरा गलती कर देंगे। प्रिंसिपल है कि शादी को होने से रोके पावर है, शादी को नल एंड वो क्लियर करवाने का पावर नहीं है। तो ऑप्शंस देखिए। नो कोर्ट हैज पावर टू इशू जंक्शन एंड डिड नॉट डिक्लेयर मैरिज एज वैलिड वॉइड। नो बिकॉज द मैरिज इज परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स। इससे कोई लेना देना है कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स से? नहीं। जो प्रोहिबिटेड है। यस बिकॉज द पॉलिसी ऑफ लॉ इज टू प्रिवेंट द चाइल्ड मैरिज। नहीं। ठीक है, नन ऑफ द अबव। कौन सा सही होगा? ए विल द करेक्ट आंसर। इसमें कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑन अ पिटीशन प्रेजेंटेड बाय द हस्बैंड और वाइफ अ डिक्री ऑफ डिवोर्स may be granted if the other party has treated a petitioner with cruelty. Cruelty was the first ground when we discussed about the grounds of divorce. हम लोग जब डिवोर्स के ग्राउंड के बाद बात कर रहे थे तो ये पहला ग्राउंड था, ठीक है। तो कहता है कि भाई साहब हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी डिवोर्स हो सकता है अपने रिस्पेक्टिव स्पाउस से जब उसको हस्बैंड या उसकी वाइफ उसको क्यूरलिटी के साथ करती है। क्यूरलिटी दो प्रकार का होता था, एक होता मेंटल और दूसरा होता था फिजिकल, ठीक है। जिसका अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था, है ना, कि वाइफ भी अपने हस्बैंड के साथ क्यूरलिटी कर सकती है, गाली दे करके, बर्तन साफ करवा करके एंड स्टफ लाइक दैट। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, कहता है राहुल एंड अंजित आर husband and wife while they are returning from a trip to Pune at the bus terminal. 6-year-old son almost has an accident due to the negligence of the wife. Husband slaps wife in a fit of anger. क्या हो रहा है? कहता है हस्बैंड एंड वाइफ एक है राहुल एंड अंजलि, दोनों क्या किया, पुणे से रिटर्न हो रहे थे, बस टर्मिनल पे 6 साल का बच्चा मरते मरते बचा ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द वाइफ। वाइफ ने थोड़ी सी गलती की, रोड पे छोड़ दिया, ठीक है, या ढंग से नहीं उतारा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन बच्चे को कुछ हुआ नहीं, लेकिन हस्बैंड इस इंसिडेंट को देख करके थोड़ा सा घूमे आ गया, बीवी को मार दिया एक थप्पड़। अब बीवी क्या चाहती है? बीवी इसके लिए डिवोर्स चाहती है कि मेरे साथ क्यूरलिटी हुआ है। नहीं, this is not a case of cruelty, this is a case of violence. Violence का केस हो सकता है, क्यूरलिटी और टॉर्चर देना। This was not a torturous act. A fit of anger में हुआ वाला चीज। This was not intentional to make that harass, even though the act is not something जिसको हम लोग सही कर सके। I'm not saying कि जो उसने किया वो सही था, लेकिन एक क्वालिटी नहीं था। क्यूरलिटी का मतलब होता है इंटेंशनली तुमको प्रवरना, इंटेंशनली तुमको टॉर्चर करना, इंटेंशनली तुमको ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में डालना जहां पे कि तुम एक्सप्लॉइटेड करो। यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं था। बेसिक वायलेंस इज अ डिफरेंट थिंग।
डोमेस्टिक वायलेंस इज अ डिफरेंट थिंग, सेक्सुअल हरासमेंट और फिजिकल हरासमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, दो दो चीज होता है। ठीक है, एक आदमी अपनी सुपीरियोरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए सामने वाले को दबाता है, वो अलग चीज है, और एक आदमी किसी के साथ रूल पे करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो दिस इज नॉट क्रूरलिटी, ग्राउंड पे डाइवोर्स नहीं मांग सकते हैं, आप सामने वाला खिलाफ केस कर सकते हैं वायलेंस का। जैसे जो जो थप्पड़ जो मूवी था, ठीक है, थप्पड़ मूवी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जो थप्पड़ में उसने ये नहीं बोला था कि मेरे को टॉर्चर करता है। डाइवोर्स उसका जब पिटीशन जब फाइल हुआ तो उसका यही तो प्रॉब्लम होगा कि शी वाज नॉट एबल टू प्रूव एनीथिंग, बोला नहीं अच्छा आदमी लेकिन हमको थप्पड़ मारा है, नॉट टेक इट, जो थप्पड़ मूवी थी ताप्ती वाला, ठीक है। तो उस मूवी का सेंस नहीं बन रहा था, ठीक है। थप्पड़ मारना बहुत रॉन्ग एक्ट, लेकिन वो क्रूल एक्ट नहीं था, वायलेंस था वो भी तो फिट ऑफ एंगर नहीं हुआ था। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि दैट वाज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर टेकिंग अ डिक्री ऑफ डिवोर्स, यू कैन नॉट टेक अ डिक्री ऑफ डिवोर्स बेस्ड ऑन एन एक्ट जो कि बिना फिट ऑफ एंगर हुआ है, ठीक है। आप कैसे उसको आप क्रूल कैसे करोगे? आप मेरे को स्कॉट टाइम प्रूव कर सकते हो, आप मेरे को लाइक एंग्री पर्सन प्रूव कर सकते हो, आप मेरे को एक नंबर के क्या बोल सकते हो, मतलब बस प्रूव कर सकते हो। हाउ विल यू प्रूव कि हम तुम तो क्रूल एक्ट कर रहे हैं? क्रूल एक्ट जो है ना, वो जनरली हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एक बहुत एक्शन होते हैं, तो सीरीज ऑफ एक्शन होता है, बहुत सारे एक्शन होंगे। ये नहीं कि एक बार एक थप्पड़ मार दिया दैट शैल बी एन एक्ट ऑफ क्रूल, एक्ट ऑफ क्रूलिटी। थप्पड़ मारना, डेली पिटना भी, तब बीवी को जब मन करे मार के लौटा दो, ठीक है। हर चीज के लिए, और सेम सेम चीज अगर हर चीज के लिए मार तो वो गलत है, इसे एक बार मारा। अपना मन से ये नहीं सोचना है कि अगर बस स्टैंड पर मारा तो फिर कितना मारता हूँ, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। आप लाइन नहीं लगाना है जरूरत से ज्यादा, ठीक है। तो कहता है petition of divorce cannot be filed, petition of divorce can be filed, petition of divorce cannot be filed on the ground of cruelty because acting by all in the given situation does not amount to cruelty. Petition of divorce cannot be filed on the ground of, तो इस तीनों तो क्या, पहला भी सेम है, थर्ड भी सेम है, फोर्थ भी सेम है, ठीक है। petition of divorce cannot be filed on the ground of cruelty, नहीं एक गलत है। कहता है कि क्रूरलिटी के ग्राउंड पे ये से कोई लेना देना नहीं है, फैक्ट दे रहा कि क्रूरलिटी के ग्राउंड पे नहीं होता, होता है कि नहीं होता है? होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स, तो डी वाला गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए पहला जो है कहता है कि पिटीशन ऑफ डिवोर्स कैन नॉट बी फाइल्ड, दूसरा उसी चीज को बढ़िया से एक्सप्लेन करके लिखा है, कौन सा? पिटीशन ऑफ डिवोर्स नॉट बी फाइल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूरलिटी बिकॉज स्लैपिंग राहुल in the given situation does not amount to cruelty. This will be the correct answer. समझ में आ रहा मोहन मुरारी? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि an adopted child shall be deemed to be the child of an adoptive parent with effect from the date of the adoption and from the date the child's relationship with the natural parent shall be replaced by its relation with the adopted parent। कहता है कि अगर कोई आदमी ने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया तो जिस दिन सिग्नेचर हुआ, जो मैं कल करेक्ट की बात कर रहा था, जिस दिन अडॉप्शन उस दिन से वो बच्चा किसका बच्चा हो गया है? अडॉप्टिव पेरेंट्स का। जो क्या उसका बच्चा हो जाएगा, और जिसका वो नेचुरल बच्चा, उसके अपने असली मम्मी पापा है, उनका सारा राइट उस दिन से लूज हो जाएगा, उनका कोई रिलेशनशिप उस बच्चा नहीं है। तब चाइल्ड कैन नॉट गो बैक टू देयर ओन पेरेंट्स, देयर नेचुरल पेरेंट्स फॉर क्लेमिंग देयर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। वो आप प्रॉपर्टी वहां से नहीं मांग सकते हो, आप अपने नेचुरल माँ बाप के प्रॉपर्टी को आप इनहेरिट नहीं करते हो, यू कैन नॉट सक्सीड ओवर देयर प्रॉपर्टी। गेटिंग मी? अब आपका ये सारा का सारा राइट किसके पास रहेगा? जो कि आपको अडॉप्ट किया है उसके साथ। और मैं कल बताया था कि स्टेटस ऑफ एन अडॉप्टेड चाइल्ड इज सेम एज ऑफ द नेचुरल चाइल्ड। जिसने अडॉप्ट किया है उस प्रॉपर्टी में यू विल हैव ऑल द राइट, ठीक है। आपके किसी राइट्स को आपको नहीं रोका जाएगा। होल्ड फॉर मी।
राइट। तो कहता है कि महेंद्र वाज born into prosperous Hindu joint family. Under Hindu law, Mahendra is entitled to a share in the property inherited by his, that is Mahendra's father, from his, that is Mahendra's grandfather, from his grandfather. Mahendra given in adoption to another person, namely Deep. After this adoption, there was partition in the erstwhile family of Mahendra. Mahendra claimed a share in the course of partition. Mahendra was born into a prosperous Hindu joint family. Under Hindu law, Mahendra is entitled to a share in the property inherited by his father. His के जगह पर बार बार महेंद्र क्यों लिखा है? Father from his grandfather. ठीक है. Mahendra was given an adoption to another person, namely beneath this adoption there was partition in the erstwhile family of Mahendra. Mahendra claimed a share in the course of the partition. इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कहता है मेरे नाम का एक लड़का है जो कि एक हिंदू जॉइंट फैमिली में पैदा हुआ, उसके बाद उसको अडॉप्शन में दे दिया बेनीत नाम के एक आदमी को. अब उसका नेचुरल मम्मी पापा थे महेंद्र के, असली मम्मी पापा पुराने वाले के यहाँ बंटवारा हो रहा है और इसको उसमें हिस्सा चाहिए, मिले नहीं मिलेगा. अभी तो 2 मिनट पहले यही बात हम लोग क्लियर कर रहे हैं ना कि जब आपका एडॉप्शन हो गया तो फिर आपका इधर से न इनहेरिटेंस का राइट है न कोई सक्सेशन का राइट है. यू हैव ऑल द राइट ओवर देयर इन द प्रॉपर्टी. अब आपका सारा का सारा राइट किसके पास होगा? द पेरेंट्स, द वन हु हैव अडॉप्टेड यू. ठीक है, जिसने आपको अडॉप्ट किया है आपका सारा का सारा राइट वहां अवेलेबल होगा, इस साइड आपको कोई राइट नहीं होगा. इज दैट क्लियर टू एल? कहता महेंद्र विल सक्सीड बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ बॉर्न इनटू द फैमिली महेंद्र शुड गेट अ शेयर फैमिली. हो सकता है कभी नहीं. कहता महेंद्र विल नॉट सक्सीड बिकॉज ही इज इंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द एडॉप्टिव पेरेंट्स ओनली. ये सही लग रहा है? ठीक है. कहता महेंद्र विल सक्सीड एज ही हैज अ बर्थ राइट टू द प्रॉपर्टी वेस्टेड टू हिम थ्रू हिज फादर. नहीं, अब उसका स्टेटस हो चुका है, कभी होगा नहीं होगा. कहता महेंद्र विल नॉट सक्सीड एज ही विल गेट डबल इनहेरिटेंस फ्रॉम बोथ हिज बायोलॉजिकल एंड एडॉप्टिव. बात तो लॉजिकली ये भी सही, लेकिन इससे ज्यादा मोस्ट कौन सा है? बी वाला, कि महेंद्र का अब सारा राइट है सब एडॉप्टिव पेरेंट्स. ठीक है, क्योंकि कल भी हम लोगों ने बात करा था स्टेटस ऑफ एन एडॉप्टेड चाइल्ड इज सेफ द नेचुरल चाइल्ड. तो जो उसको अडॉप्ट किया है वहां पर सारा राइट मिलता है, इनहेरिटेंस का भी सक्सेस का भी. तो जब आपका सारा राइट वहां पे इनहेरिट हो गया तो फिर पुराना वाला सारा राइट को फॉरफिट कर जाओगे, वहां पे कोई राइट नहीं बचेगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, समझ में आ रहा स्मृति? कहता है मैरिज ऑफ माइनर अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज नॉट नल वॉइड. समझ रहे हो ना? जबकि हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज ऑफ माइनर क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं, ऐसे तो नॉट ही नल इन वॉइड. ठीक है, लेकिन अगर नल एंड वॉइड होता भी फिर भी हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल में क्या दिया हुआ है? बट नल इन वॉइड मतलब वैलिड है, मतलब काइंड ऑफ वैलिड है, वॉइड तो नहीं है. वॉइडेबल हो सकता है, वैलिड गारंटी नहीं है. वॉइड नहीं है इसका मतलब जरूरी है कि वो वैलिड है, नहीं. वॉइडेबल का भी रास्ता है बीच में कि वैलिड है लेकिन बाद में वॉइडेबल डिक्लेयर हो सकता है. कहता पटिशन इज फाइल्ड by a wife claiming maintenance from her husband in 1989. The husband opposed claim on the ground that at the time of the marriage the wife was 6 years of age and he himself was 10 years old and their marriage was illegal. Will succeed? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया. कह रहा है कि भाई साहब एक वाइफ है जो कि 1989 में मेंटेनेंस क्लेम करती है अपने हस्बैंड से. हस्बैंड मना कर देता है मेंटेनेंस देने से इस ग्राउंड पे, कहता है कि हमारा शादी ही इलीगल था क्योंकि जिस दिन शादी हुआ था उस दिन मेरी बेबी 5 साल की थी और मैं 10 साल का था, तो शादी वैलिड नहीं था. कहता है कि द वाइफ विल सक्सीड एज द मैरिज वाज वैलिड. ठीक है. दूसरा कहता है द वाइफ विल सक्सीड बिकॉज बोथ देम वर माइनर्स. ठीक है,
द वाइफ विल नॉट सक्सीड बिकॉज द मैरिज वॉज इलीगल। कहता है द वाइफ विल नॉट सक्सीड कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर एंड वॉइड अब इनिशियो। कहता है द वाइफ सक्सीड एज द मैरिज वॉज वैलिड। द वाइफ विल सक्सीड एज both them were minor। द वाइफ विल नॉट सक्सीड। चारों में से कोई भी बहुत ज्यादा करेक्ट ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये तो लिखा हुआ है कि मैरिज वॉज नॉट वॉइड, नॉट वॉइड, वही मतलब नॉट वॉइड। ठीक है, तो इतना तो अपन को क्लियर है, वी आर वेरी श्योर अबाउट दिस कि ये हम देख सकते हैं कि एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन सा है, ए। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर नल एंड वॉइड नहीं है तो वो वैलिड ही हो सकता है कि वो वॉइडेबल हो। ठीक है, या कुछ और कंडीशन अप्लाई करता है, क्योंकि एवरीथिंग, जैसे पहले हम लोग बोलते थे कि जो लड़का नहीं लड़की है, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं, थर्ड जेंडर भी आ चुका है। तो सिमिलरली हर जगह जो है वो थर्ड चीज का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर in all the questions there is a clear option that you have to choose the most appropriate option, most appropriate। ठीक है, नोट द परफेक्ट, जो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन है, चारों में से सबसे अच्छा कौन है आउट ऑफ ऑल दिस फोर। ठीक है, कहते हैं he who seeks equity must come with clean hand। कहता है इफ यू सीक द रेमेडी लॉ, इसको आप ऐसे समझो ना कि इफ यू सीक द रेमेडी ऑफ लॉ कम विद द क्लीन हैंड। इफ यू सीक द रेमेडी ऑफ लॉ कम विद द क्लीन हैंड। अगर तुमको लॉ का फेवर चाहिए, अगर तुमको लॉ का सब चाहिए तो कम विद द क्लीन हैंड। क्या होता है, I slapped you and as a matter of reaction you also slapped me। Can you go to the court and file a case? What is the difference between me and you? I abused you in front of everyone, you also did the same। Now what is the difference? Sir, plaintiff himself a wrongdoer, इसके लिए शॉर्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसको बोलते हैं plaintiff the रॉन्ग डूअर। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। प्लेंटिफ कौन होता है, जो केस करता है। डिफेंडेंट कौन होता है, जिसके ऊपर केस होता है। तो जहां प्लेंटिफ हिमसेल्फ रॉन्ग डूअर, जहां प्लेंटिफ ने खुद ही एक गलती करा है, उसके बाद वो केस करने जाएगा तो केस होगा, केस नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाई? बिकॉज एग्जैक्टली, क्योंकि क्या हो रहा है कि तुम्हारा भी सेमी स्टेटस है जो कि डिपेंडेंट, जिसके ऊपर आप केस कर रहे हो तुम भी तो वैसे ही हो। अब क्या होता है ना, तुम मेरे घर में आए, ठीक है, मैंने अपने घर के बाउंड्री के अंदर एक गड्ढा खोद के रखा था। ठीक है, या एक कुआं था जिसके अंदर एक बाघ है। तुम रात के 12 बजे चोरी करने के इंटेंशन से मेरे घर में घुसते और उस कुएं में गिर गए, बाघ खा गया, क्या मेरे ऊपर केस होगा? तुम खुद गलत हो यार। Why did you enter into my property without obtaining due permission? Getting my point? हाँ, दोनों को ऊपर चाहे तो होगा, तो नहीं हो, मतलब ऑब्वियसली केस तो होगा ही। दोनों 50 आदमी गलती करेगा तो 50 के ऊपर केस नहीं होगा। दोनों ही जो एक्शन है वो स्टेट के अगेंस्ट है, स्टेट दोनों मिस करेगा। ठीक है, जब तुम सेम रिएक्शन दे रहे हो देन यू कैन नॉट प्रूव योरसेल्फ राइट एट दिस। ओके, will disconnected and will come live again।